नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीछे वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों 10 जनवरी का जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं। सारी शिफ्टों का यानी सभी शिफ्टों का एनालिसिस हम बताएंगे आपको। ये जीके के प्रश्न होंगे, उनका सभी का हम जवाब देंगे, ठीक है। और संभावित प्रश्न भी बताएंगे कि अगले चरणों में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतः जिन बच्चों का नेक्स्ट चरण में एग्जाम है वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी वीडियो होगा। हम सारे प्रश्न बताएंगे, उनके आंसर भी बताएंगे और कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे उनको भी बताएंगे। अतः आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, क्या प्रश्न पूछे गए हैं देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा गया था कि पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई है। तो 1 अप्रैल 1951 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि पंचवर्षीय योजना आयोग के तहत प्रारंभ की जाती थी। योजना आयोग दोस्तों 1900 ठीक है 50 में बनाया गया था। 1950 में बनाया गया था, ठीक है। अप्रैल 1950 में 1 अप्रैल, ठीक है, 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। ये तथ्य आपको याद रखना है। और दोस्तों ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसको 2014 में समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया जाता है और इसकी जगह पर, ठीक है, योजना आयोग की जगह पर दोस्तों आपका नीति आयोग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नीति आयोग बनाया जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में की जाती है, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की जाती है। आपको ये तथ्य याद रखना है। योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता था, ठीक है ना, या अध्यक्ष होता था, उसके बारे में आपको बताते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों आपके प्रधानमंत्री होते थे। कौन होते थे? प्रधानमंत्री, ठीक है। जो योजना आयोग के प्रथम प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। योजना आयोग के प्रथम, ठीक है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम था उनका? गुलजारी, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों तो ये तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। और नीति आयोग के बारे में बताते हैं। तो नीति आयोग दोस्तों एक थिंक टैंक है दोस्तों, ये तथ्य आपको याद रखना है। और नीति आयोग दोस्तों, ठीक है, इसके जो उपाध्यक्ष इस समय हैं, फिलहाल जो उपाध्यक्ष वर्तमान में है उनका नाम है सुमन बेरी। क्या नाम है? सुमन बेरी। ये तथ्य आपको याद रखना है, ये करंट में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। सुमन बेरी उनका नाम है। और दोस्तों इसके पहले राजीव कुमार थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और इसके पहले जो प्रथम नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। क्या नाम था दोस्तों? अरविंद पनगड़िया, ठीक है ना। ये तथ्य आपको याद रखना है, ओके। और नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आपको बता दें इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म नीति ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये नीति, देखिए रुकिए, नीति, ठीक है, नीति, ठीक, ऐसे लिखा जाता है। तो एन से नेशनल हो गया, ठीक है। और इसके बाद आई से दोस्तों आपका हो गया इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल। और टी से हो गया इंस्टीट्यूशनल के बाद फॉर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। और आई से फिर इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हो सकता है पूछा जाए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको बता दें प्रधानमंत्री होते हैं। ये तथ्य आपको याद रखना है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, ठीक है, मोदी जी, तो वही इनके अध्यक्ष हैं। ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ और आपको बताते हैं, जो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती थी, ये 5 वर्षों के लिए प्रारंभ की जाती थी, ठीक है, 5 वर्षों के लिए। जो इनकी समीक्षा करती थी पंचवर्षीय योजनाओं की, उसका नाम था दोस्तों विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, विकास परिषद। तो दोस्तों इसकी स्थापना भी पूछता है एग्जाम में कभी कभी। तो दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में, 6 अप्रैल 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। ये सारे तथ्य पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जानते हैं और तथ्य जो एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर, ठीक है। कृषि संबंधित थी दोस्तों, किससे संबंधित? कृषि से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये उद्योगों से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? उद्योगों से। तो ये तथ्य आपको याद रखने हैं।
इसके पश्चात दोस्तों आपको बता दें, उस समय जो उद्योग बने थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय, उनका नाम भी आप जान लीजिए। जैसे भिलाई हो गया आपका छत्तीसगढ़, राउरकेला, ठीक है। इसके बाद जो है दुर्गापुर, जो आपके उड़ीसा, इन मतलब जो है दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल शायद, आप देख लीजिएगा। ये सारे मतलब जो आपको हम बता रहे हैं आपको क्या पढ़ के जाना है, तो आप इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिए। विजय हजारे ट्रॉफी वर्तमान में जो, ठीक है, 2022 में, ठीक है, हुई थी, इसके के बारे में पूछा गया है। तो ये करंट का प्रश्न है, ठीक है। तो इससे मतलब जितनी ट्रॉफियाँ बनी हैं आप उनके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो 2022 में दोस्तों जो स्थापना हुई, वो सॉरी, जो विजेता हुए थे उनका नाम है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता दोस्तों, ठीक है, खिताब किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने। और उप विजेता थी आपकी तमिलनाडु, ये राज्य था, ठीक है, तमिलनाडु आपका उप विजेता था विजय हजारे ट्रॉफी का। इसके बाद कलिंग हिस्ट्री से जो प्रश्न बना है आपका, वो कलिंग युद्ध से बना है। कलिंग युद्ध पूछा गया था, कब लड़ा गया था? तो 261 बीसी, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कलिंग युद्ध आपको बता दें कि कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित था। अशोक के बारे में लगभग सबको पता होगा। कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित था। अशोक के 14 शिलालेख में से 13वें शिलालेख में दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन है। और जो अशोक के शिलालेख था किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। 1837 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। आप ये तथ्य भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। जेम्स, आप याद कर लीजिए, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। इसने उनकी संख्या 14 बताई थी, ठीक है। ये तथ्य आपको याद रखना है। और कलिंग युद्ध का वर्णन किस मतलब शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है, ओके। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो दोस्तों, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। इनका युद्ध होता है सिलुकस निकेटर से, ठीक है। 305 में दोस्तों सिलुकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भारत भेजा था। मेगास्थनीज को, ये भी आता था, आपको याद रखना है। मेगास्थनीज दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्या नाम? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें भारत का वर्णन है। ये सारे तथ्य आपको याद रखना। आगे चलते हैं, ठीक है। पूछा गया था प्रश्न, 200 रुपए के नोट में चित्र बना है, तो सांची के स्तूप का चित्र बना है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किसके समय बनवाया गया था? तो दोस्तों आपको बता दें, सांची का स्तूप शुंग वंश था, ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य था, शुंग वंश के राजा, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। यानी उसी के समय बना था, पुष्यमित्र शुंग, याद रखिए तथ्य, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आपका प्रश्न बनता है, पूछा गया था, तो पूछा गया था कि उत्तराखंड के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऋषभ पंत है, जो अभी हाल ही में चोटिल हो गए, एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं? राष्ट्रीय आपात हम आपको बता देते हैं, भारत में, ठीक है, भारतीय संविधान में 3 तरह के आपात लगते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 में लगता है। अनुच्छेद 352 के तहत इसका वर्णन है। राष्ट्रीय आपात दोस्तों अनुच्छेद 352 में है। और इसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन ये आपका 300, ठीक है, 56 में है। इसके बाद राष्ट्रीय, ठीक है, वित्तीय आपात लगता है। वित्तीय आपात दोस्तों तो ये आपका 360 में है। अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। आप कौन कौन से कब कब लगा है? 1962 में चाइना युद्ध के दौरान, 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और लास्ट में लगा था 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी। और इस समय आंतरिक विद्रोह हुआ था तब लगा था। कोई विद्रोह हो जाता है तब लगता है। लेकिन इस समय जो दोस्तों अब इसको हटा दिया गया है, आंतरिक अशांति को हटा करके उसकी जगह दूसरा शब्द लाया गया है, ठीक है। तो ये भी तथ्य पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये शायद आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है ये शब्द, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, आपको बता दें जो अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात के दौरान, ठीक है, राष्ट्रीय आपात के दौरान दोस्तों 20 और 21 अनुच्छेद आपके निलंबित नहीं होते। बाकी सारे मतलब अनुच्छेद निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपात के दौरान दोस्तों सारे अनुच्छेद निलंबित हो जाते हैं, सिर्फ 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और 20 में क्या है दोस्तों आपको ये भी बताते हैं, 21 में क्या है ये भी बताते हैं। इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है, वो इस समय कानूनी अधिकार है। 300 अनुच्छेद 300 का में, ठीक है, ये बात याद रखिए।
और 20 में दोस्तों आपका है अपराधों के लिए दोष सिद्धि, ठीक है, के संबंध में संरक्षण है। मतलब जो है अगर एक व्यक्ति कोई अपराध कर देता है, एक यानी किसी की हत्या कर दिया, तो दूसरी बार उसको उस हत्या के लिए, ठीक है ना, सज़ा नहीं मिलेगी। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है 20 में दोस्तों, ठीक है, 20 में। और 21 में दोस्तों आपका है मतलब बहुत पूछा जाता है, जीवन का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों 21 में, ठीक है। और 21 के काम में आपको बता दें, 21 के काम में शिक्षा का अधिकार है, ये तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न ये पूछा गया था 2000, ठीक है, 17 और 18 में विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन थे? तो कर्नाटक थे, ठीक है, कर्नाटक था दोस्तों, और उप विजेता आपका सौराष्ट्र था। और 2018-19 में दोस्तों आपका मुंबई था। ये तथा फिर देखिए, आज 17 और 18 पूछा गया था, 18-19 में आपका मुंबई था, और 22 में हमने बता दिया हिमाचल प्रदेश था, उप विजेता आपका तमिलनाडु था। कुचिपुड़ी से पूछा गया था प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, ये अब तथ्य पूछा जा सकता है। उड़ीसी उड़ीसा का है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का? केरल का है। तो ये सारे तथ्य आपसे पूछे। कथक कहाँ का है? कथक भी पूछा जा सकता है। कथक कथकली, ठीक है, कथकली जो आपका है दोस्तों केरल का है, कथकली दोस्तों कली, ठीक है, कथकली, कथकली केरल का है दोस्तों। मोहिनी अट्टम केरल का है। ये नृत्य आपको पूछे जा सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य है, इस समय 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। और जो कथक है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, कथक डांस। ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। पूछा गया था प्रश्न दोस्तों कि जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा प्रयोग कर सकते हैं? तो हाइड्रोकार्बन युक्त सामग्रियाँ प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता ही है हाइड्रोजन से कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। भविष्य का ईंधन ये भी पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। मार्स, मार्केसिया, फ्यूरेनिया के उदाहरण है बायोफ्राइटा है दोस्तों, एक तरह के शैवाल होते हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछे गए थे। पूछा गया था दोस्तों जो विक्रांत है, INS विक्रांत, ठीक है ना, जो पहला स्वदेशी विमान था दोस्तों, इसको किसने समर्पित किया? तो ये भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको समर्पित किया देश को। ये प्रश्न पूछा गया था। अनुच्छेद, हाँ, भारत पूछा गया था कि भारत में कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आपको बता दें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, और भाग आपके 22 हैं, ठीक है ना। भारत में, ठीक है, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। और शुरुआत में दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है ना, लेकिन बाद में 22 अनुसूचियाँ हो गई हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, आगे चलते हैं। प्रथम नियमित जनगणना कब करवाई गई? तो अब की प्रथम नियमित जनगणना दोस्तों 1881 में प्रारंभ होती है, 10 वर्षीय जनगणना है, ठीक है दोस्तों। ये रिपन के समय प्रारंभ की गई थी। रिपन भारत के वायसराय थे। ये स्थानीय स्वशासन के जनक भी, ये प्रश्न पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ओके, ठीक है दोस्तों। रिपन के समय ही आपको एक तथ्य बताते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, इल्बर्ट विवाद प्रारंभ हो गया था, ठीक है ना। इल्बर्ट एक विवाद हुआ था दोस्तों 1883 में, तो ये रिपन के समय हुआ था। इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। अंग्रेज, मतलब जो उस समय क्या होता था कि जो सुनवाई होती थी तो उसमें सिर्फ जो है अंग्रेज ही भाग लेते थे, ठीक है, भारतीयों को अधिकार नहीं था। तो भारतीय न्यायाधीशों को शामिल किया गया था रिपन के द्वारा, तब इसमें विवाद अंग्रेजों ने कर दिया था। इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। कैसा विद्रोह कहा जाता है दोस्तों इसको, ठीक है, ये तथ्य पूछा जा सकता है, तो इसको श्वेत विद्रोह कहा जाता है, ठीक है, इल्बर्ट विवाद को। और प्रथम कारखाना अधिनियम जो है इनके समय ही पारित हुआ था। तो ये सारे तथ्य पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं, ठीक है, क्या प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, आपको एक तथ्य और बताते हैं। देखिए, लॉर्ड मेयो के समय जनगणना प्रारंभ हो गई थी। लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय दोस्तों, मेयो के समय जनगणना प्रारंभ हो गई थी, ठीक। इनकी लक्षद्वीप में हत्या कर दी जाती है, वही मेयो, ठीक है। 1872 में दोस्तों जनगणना, प्रथम जनगणना प्रारंभ होती है, लेकिन नियमित जनगणना आपकी 1881 में प्रारंभ होती है। ये तथ्य आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया था, देखिए आपको क्या करना है, जितने भी नृत्य हुए हैं वो किससे संबंधित हैं, ये सब आपको याद कर लीजिए। नृत्य हम आपको बता ही दिए, आप एक बार जा कर के, ठीक है, याद कर लीजिए। कालीचरण पटनायक, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित थे? ये एक व्यक्ति थे। अब देखिए, पटनायक कहाँ है? उड़ीसा में है। नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री, आपको पता है, तो ये उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा। वहाँ का शास्त्रीय नृत्य था, मतलब वो, मतलब ये कालीचरण, ये एक मतलब जो है ये नृत्य करते थे, तो मतलब उड़ीसी नृत्य करते थे, ठीक है। ये कहाँ से संबंधित थे? तो उड़ीसा से, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था, किस नृत्य से संबंधित है? उड़ीसी नृत्य से ये पूछा गया था।
ठीक है। तो इसके बाद है काला घोड़ा, ठीक है, महोत्सव। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ का है दोस्तों? तो ये पूछा गया था, मुंबई का दोस्तों काला घोड़ा कला महोत्सव। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं आपके संसद के दोनों मतलब सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य केवल निर्वाचित। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों आपके संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सदस्य दोस्तों इनके निर्वाचन में भाग लेते, केवल निर्वाचित। आपको बता दें लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा संसद के सदस्य हैं, आपको पता ही है। ठीक है, जो उच्च सदन होता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वो आपकी राज्यसभा है। संसद का उच्च सदन वो राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। लोकप्रिय सदन भी इसे कहा जाता है। जो वरिष्ठ लोग होते हैं आपके राज्यसभा में ही होते हैं। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। स्थायी सदन होता है राज्यसभा। लोकसभा अस्थायी सदन, इसको कभी भी विघटित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, और अधिकतम इसमें जो लोकसभा में दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए, मतलब चुनाव लड़ने की आयु, और राज्यसभा में आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। ये तथ्य पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो लोकसभा राज्यसभा के दोनों, ठीक है, जो दोनों सदन हैं दोस्तों संसद के, इनके सदस्य जो है इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के। ठीक है, लेकिन सिर्फ निर्वाचित। देखिए 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, आपको पता है। ठीक है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो ये मनोनीत सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और आपको बता दें, ठीक है, जो आपके आंग्ल भारतीय होते थे ना 2, लोकसभा में आंग्ल भारतीय 2 होते थे ना, अब उनको हटा दिया गया है। ठीक है, एक अभी मतलब वो संशोधन हुआ था। ठीक है, शायद हुआ था 126वां संशोधन हुआ था। 126वें संशोधन के तहत दोस्तों आंग्ल भारतीय, ठीक है, 2 आंग्ल भारतीयों को अब इस समय मतलब जो है चुनाव मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये तथ्य आप याद रखिएगा। पहले देखिए अधिकतम लोकसभा की जो सदस्य संख्या होती थी 500, ठीक है, 52 होती थी, लेकिन इस समय हो गई 550 अधिकतम लोकसभा की सदस्य संख्या। ठीक है, वर्तमान जो लोकसभा की सदस्य संख्या है 545 थी, लेकिन इस समय हो गई 543। आपको ये तथ्य याद रखना है। ठीक है, और देखिए एक सदस्य आपका उसमें भी मनोनीत किया जाता था, क्या कहते हैं, विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत किया जाता है ना। तो अब उत्तर प्रदेश विधानसभा 404 थी, एक सदस्य मनोनीत के बाद इस समय 403 बची है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आ गई ना? यानी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बाकी संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। ओके, हाँ, संसद के दोनों सदनों के सदस्य के साथ साथ जो राज्य विधानमंडल होते हैं ना, राज्य विधानमंडल के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो राज्य विधानमंडल के सदस्य भी भाग निर्वाचित, ये आपको बस इतना याद रखना, निर्वाचित होने चाहिए। आपको बता दें जो राज्यपाल होता है विधान परिषद में, ठीक है, राज्य में देखिए राज्य के विधान जो व्यवस्थापिका होती है 2 सदन उसमें के भी होते हैं, तो एक सभा होती है, एक विधान परिषद होती है। ठीक है, तो जो विधान परिषद होती है दोस्तों उसमें राज्यपाल 1/6 सदस्यों का, ठीक है, मनोनयन करते हैं, तो वो भी नहीं भाग लेते इसमें। सिर्फ निर्वाचित मनोनीत सदस्य भाग नहीं इसमें लेते हैं। मतलब कौन कौन से? संसद के दोनों सदन और राज्य विधानमंडलों के, ठीक है ना, सदस्य। ओके, मतलब निर्वाचित ओनली। ओके, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है भारत में कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये तथ्य याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये प्रश्न पूछा गया था, इंग्लिश चैनल तैर कर, ठीक है, इंग्लिश चैनल तैर करके विश्व की प्रथम भारतीय महिला कौन गई? ठीक है, ये पूछा गया था, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली विश्व की प्रथम, ठीक है, भारतीय महिला कौन थी? तो आरती साहा थी 1959 में, और शायद 1960 में इनको पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया जाता है। और विश्व में दोस्तों आपकी गर्नूड, ठीक है ना, गर्ट्रूड एडनोल्ड, ठीक है ना, जो विश्व की प्रथम दोस्तों थी जो इस इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करती हैं, उनका नाम था गर्ट्रूड एडनोल। ठीक है, गर्ट्रूड एडनोल यूएसए की थी। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखते हैं आगे, जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कर्क रेखा दोस्तों, ये भारत को, ठीक है ना, 8 राज्यों से बांटती है। ठीक है,
आपको बता दें दोस्तों, भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश है आपका, ये कर्क रेखा है। ये भारत को 8 राज्यों से काटती है। भारत को 8 राज्य, ठीक है, ये भारत के 8 राज्यों को काटती है। अब देखिए भारत के जो 8 राज्य हैं कौन कौन हैं जिनको ये काटती है, तो आपको बता दें, एक आपको ट्रिक बताते हैं, गमछा झार मित्र पर। गमछा, ठीक है ना, गमछा झार मित्र पर, ठीक है। गमछा झार मित्र पर, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, अच्छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपका पा से पश्चिम बंगाल और आर से राजस्थान, ठीक। तो गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पा से, ठीक है, पश्चिम बंगाल और रा से राजस्थान। गमछा झार मित्र पर आपको याद रखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, उनका नाम क्या है। तो आपको याद कर, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछा जाए। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, ठीक है। देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी में दोस्तों 2 तरह की रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, आपको ये याद रखना है। 2 काल्पनिक, जो हॉरिजॉन्टल होती बड़ी रेखाएं होती हैं दोस्तों, इनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। जो बीचों बीच से जाती है, पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, उसको कहते हैं भूमध्य रेखा, ये 0 अक्षांश होती है। और जो मतलब इधर ये देखिए दक्षिण ध्रुव है और ये उत्तर ध्रुव है, ठीक है। तो जो दक्षिण की तरफ होती है दोस्तों, ठीक है, 23.5 डिग्री पर, दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री पर होती है, उसको मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री पर जो होती है दोस्तों, उसको कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। तो भारत उत्तर पर है, आपको पता ही है, ठीक है। तो कर्क रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तर पर है और दक्षिण पर आपकी मकर रेखा है। लिम्पोपो नदी को बीच से काटती है, आपको ये तथ्य भी याद रखना है, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखाएं हो गई। अक्षांश रेखाओं के बीचों की जो बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है, इनके बीच की दूरी समान होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। जो देखिए आप इसके बाद होती है आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखा वर्टिकली होती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव की ओर आती हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। जीरो देशांतर रेखा आपकी कहाँ से गुजरती है, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से। ग्रीनविच से इसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, ठीक है। यानी प्रधान एवं उत्तर रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। जीरो देशांतर रेखा को दोस्तों प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। अब भारत का समय जीरो देशांतर रेखा यानी ग्रीनविच से लंदन से कितना ज़्यादा है, तो आपको आगे है, तो आपको बताना है 5.5 घंटा। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये तथ्य याद होगा ना, इनके बीच की दूरी होती है 111.34 किलोमीटर, ठीक है। ये तथ्य आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद दोस्तों पीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो वेनस को कहा जाता है। पीला ग्रह किसको कहा जाता है? वेनस को कहा। दोस्तों पीला ग्रह पूछा गया था, तो वेनस मतलब शुक्र, पीला ग्रह शुक्र। अब इसको क्या क्या कहते हैं आपको बता दें। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है यही, सबसे चमकीला, सबसे गर्म, ठीक है, सबसे चमकीला, सबसे गर्म, ठीक। सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सारी चीज़ें। पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है इसको, ठीक है, जो पृथ्वी का मतलब क्योंकि पृथ्वी के पास में है। नेपच्यून को ब्लू ग्रह, ठीक है, जो नेपच्यून है दोस्तों आपका, इसे ब्लू ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। ओके। तो दोस्तों ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेपच्यून को नीला ग्रह भी कहते हैं। सूर्य से सबसे दूर है वरुण है दोस्तों, नेपच्यून का मतलब वरुण होता है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है आपका बुध है, ये सबसे छोटा ग्रह है, ये भी आपको तथ्य याद रखना है। सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, ये सारे तथ्य। बृहस्पति में दोस्तों एक उपग्रह है, ठीक है, जिसका नाम है ज्ञानीमीड, ठीक है ना। ज्ञानीमीड दोस्तों बृहस्पति का उपग्रह है, जो सबसे बड़ा उपग्रह, जितने उपग्रह होते हैं उनसे सबसे बड़ा उपग्रह यही है दोस्तों, ज्ञानीमीड, पीले कलर का है, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों ये जो आपको तथ्य याद रखने हैं। और एक बात अब आपको बताते हैं, जो वरुण है, ठीक है ना, वरुण आपका, ये आपका, ठीक है, हरा भी है, ठीक है, ये हरा भी है, ब्लू हरा, ये आपको याद रखना है। और आपको बताए ही मंगल लाल ग्रह है, ठीक। और इसके बाद आपका जो वरुण है, ठीक, ये इसे शाम का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, ठीक। पृथ्वी के सबसे निकटतम है शुक्र। तो इसे ये तथ्य पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके दोस्तों। हाँ, आपको एक तथ्य बताते हैं, शुक्र और वरुण, ठीक है, शुक्र और अरुण,
ये ऐसे दो ग्रह हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज सिर्फ ये दो ही ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, नहीं तो बाकी जितने ग्रह हैं दोस्तों सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये तथ्य पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा बता दिया आपको। इसके बाद दोस्तों अब पूछा गया था 50 रुपए के नोट का कलर पूछा गया था। ये बहुत प्रश्न पूछा गया जा रहा है इस समय। तो फ्लोरोसेंट ब्लू कलर है दोस्तों आपका, ठीक है। 50 रुपए के नोट में फ्लोरोसेंट ब्लू कलर है। और इसमें जो, ठीक है ना, जो चिन्ह बना है दोस्तों, हाँ, हम्फी रथ चिन्ह बना है। हम्फी अब कर्नाटक, आपको पता है, ठीक है। 10 रुपए के जो कलर का नोट है वो चॉकलेट ब्राउन कलर का है। इसमें कोणार्क के सूर्य मंदिर का चिन्ह बना हुआ है दोस्तों। कोणार्क आपका उड़ीसा में है सूर्य मंदिर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 20 रुपए के नोट पर ग्रीनिश येलो कलर का है ये 20 रुपए का नोट, ठीक है। इसमें एलोरा की गुफाएं, जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे उन्होंने एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये महाराष्ट्र में है दोस्तों, तो इनका, ठीक है, चित्र बना हुआ है। और इसके बाद दोस्तों 100 रुपए के नोट जो कलर है उसका ब्लू ग्रीन कलर है। इसमें रानी की वाव, ठीक है, रानी की वाव का चिन्ह बना हुआ है, मतलब जो चित्र छपा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये कहाँ पर है? गुजरात में। रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद 2000 रुपए की नोट का कलर है मैजेंटा कलर का है दोस्तों। इसमें मंगलयान का चित्र बना है। और 500 रुपए की नोट दोस्तों रेड फोर्ट का चित्र बना है। 500 रुपए की जो नोट है दोस्तों उसमें रेड फोर्ट का चित्र बना है, ठीक है। ये सारे तथ्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका ओलंपिक से, ठीक है। ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। ओलंपिक में प्रथम, ठीक है, ध्वजारोहक पूछा गया था। ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजारोहक कौन था? तो ये पूर्णिमा बनर्जी थी 1920 में दोस्तों, ठीक है। और जो अभी टोक्यो ओलंपिक हुए ना 1920 में दोस्तों, तो इसमें मेरी कॉम और मनप्रीत ध्वजारोहक थे। पहला ओलंपिक दोस्तों एथेंस में, यूनान में हुआ था, आपको पता है, ठीक है। एथेंस 1896 में। और भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था 1900 में दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक हुआ था अभी ना 2020 में, जो उसमें भारत ने 10 गोल्ड और 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज, ठीक है, कांसा जीता है। टोटल मिला करके दोस्तों 35, ठीक है ना, गोल्ड भारत ने जीते थे, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक के बाद अगला जो ओलंपिक होगा कहाँ पर होगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो दोस्तों 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है आपका पेरिस फ्रांस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस में होगा 2024 में, 2024 में। और इसके बाद 2028 में जो, ठीक है ना दोस्तों, प्रस्तावित है वो आपका लॉस एंजल्स यूएसए में। लॉस एंजल्स यूएसए में दोस्तों 2028 में, ये आपको याद रखना है। हाँ, इसके बाद और आपको तथ्य बताते हैं। ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम था उनका? कर्णम मल्लेश्वरी, आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं जो एग्जाम में तथ्य पूछे जाते हैं। ये पूछा गया था कि जो पहली महिला, ठीक ना, पहलवान थी, उनका नाम था साक्षी मलिक। ये 2016 में इन्होंने जीता था, ठीक है। ये रियो में जो ओलंपिक हुए थे। और एथलीट्स में प्रथम एथलीट में जिसने गोल्ड जीता था तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा, आपको पता ही होगा। जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता था 2020 में, ठीक है, जो अभी मतलब वहाँ पर जापान में टोक्यो में हुए थे ना, ठीक है, ओलंपिक उनमें। इसके बाद दोस्तों प्रथम जो गोल्ड जीता था व्यक्तिगत तौर पर, तो वो आपका अभिनव बिंद्रा ने जीता था। कहाँ पर जीता था आपका? ये बीजिंग ओलंपिक 2008 में जो हुए थे, ठीक है, इनमें जीता गया था। ओके, आगे चलते हैं। इसके पश्चात क्या है आप जो प्रश्न पूछा गया था, हाँ, ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है? जो बैडमिंटन गेम होता है, ठीक है, कितने अंक का होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये 21 पॉइंट होते हैं। टेबल टेनिस में 11 पॉइंट होते हैं, ठीक है। वॉलीबॉल में 25 पॉइंट होते हैं। ये प्रश्न पूछे गए। और आपको देखिए याद रखना है कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल आपको याद रखना है, ठीक है। यूएसए का जैसे बेसबॉल है, और इनकी संख्या याद रखनी है। बेसबॉल के 9, ठीक है, खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। और दोस्तों रग्बी फुटबॉल होता है, उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, आपको याद रखना है। और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, आपको याद रखना है,
ठीक है। और हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। टेनिस और टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ये तथ्य आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। और कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, आपको याद रखना, भारत का हॉकी है। ठीक है। मेजर ध्यानचंद को आप जानते होंगे। ठीक है। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, उनके जन्मतिथि, ठीक है, जब उनका जन्म हुआ था उसी की तिथि पर, ठीक है, जयंती पर उनके 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और उन्हीं के नाम पर अब इस समय जो हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल होता है ना, पुरस्कार दिया जाता है, तो वो अब उन्हीं के नाम पर, मेजर ध्यानचंद के नाम पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है, सबसे बड़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तथ्य पूछा गया था, सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो केरल में है, आपको पता है। सबसे कम आपका बिहार में है, साक्षरता दर सबसे कम कहाँ, बिहार में है। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो केरल में ही लिंगानुपात सबसे कम, हरियाणा में। ये तथ्य पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक। और ये भी तथ्य पूछा जा सकता है कि कहाँ पर जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा है, तो बिहार पर है। ओके, ये सब तथ्य, सबसे कम कहाँ है, ये सब सारे तथ्य पूछे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दें, डी बालाकृष्णन वाद्य यंत्र, ठीक है, ये पूछा गया था, ये किससे संबंधित है, मतलब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो बीड़ा बजाते हैं, मैसूर के थे। ठीक है, ये तथ्य पूछा गया है एग्जाम में। ओके। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था कि जो 5वीं और चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य अंतर हुआ था, उसको क्या कहा गया था, रोलिंग प्लान कहा गया था। ये 1978 और 1900, ठीक है ना, 80 के बीच में अंतर हो गया था, मतलब गैप हो गया था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। प्रश्न पूछा गया था, खाने की शुरुआत कहाँ से होती, तो मुख गुहा से होता है, बक्कल कवेटी भी इसे कहा जाता है। जो आहार नाल होती है दोस्तों, वो गुजरती है आपकी मुख गुहा से, ग्रास नली में जाती है, फिर अमाशय में जाता है, फिर आंत में। जो बड़ी आंत होती है दोस्तों, आपको बता दें, ठीक है ना, बड़ी एक आंत होती है, एक छोटी आंत होती है, तो जो खाना कहाँ पचता है आपका, छोटी आंत में पचता है, याद रखिए, यही सबसे बड़ी होती है सेंटीमीटर में। आगे देखते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको बता दें 21 अनुच्छेद में है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपका जैसे स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, प्रदूषण रहित जो है हवा का अधिकार, ये सारी चीज़ें, विदेश घूमने का अधिकार, ये 21 में ही है सब कुछ। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। 21 के काम आपको बता दिए ना, शिक्षा का अधिकार है। 46वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार को बनाया गया था 2002 में। ठीक है, ये तथ्य याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, इनका नाम क्या था दोस्तों, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय का नाम था, क्या था, सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था, सत्येंद्रनाथ टैगोर, 1863 में। ठीक है ना, जो इंग्लैंड में सिविल सेवा आयोजित होती थी उस समय, लेकिन भारत में कब से आयोजित होने लगी थी, 1900, ठीक है, 1923 से भारत में सिविल सेवा आयोजित होने लगी थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी परीक्षा पास की थी, लेकिन वो त्यागपत्र दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, एक तो पूछा जा सकता है आपसे कि जो सिविल सेवा की आयु थी दोस्तों, आपकी 21 से, ठीक है, 19 कर दिया था, किसने कर दिया था, तो लॉर्ड लिटन ने कर दिया था। किसने, लॉर्ड, ठीक है, लिटन, एक लॉर्ड लिटन थे, उन्होंने ऐसी, ठीक है, ऐसा प्रावधान कर दिया था। ओके, लॉर्ड लिटन से भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं, वायसराय थे ये। इसके बाद पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों कि जो स्किल इंडिया की अध्यक्षता किसने की, तो केंद्रीय मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान थे, तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इसकी स्किल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, तो 15 जुलाई 2015 में की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के अध्यक्ष कौन है, तो विनोद विश्वम है दोस्तों इस समय। इसकी स्थापना कब की थी, 1925 में। ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी इस समय आपकी 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट में 2019 में बनी थी, पीपुल्स पार्टी बनी थी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों PPI अभी लेटेस्ट में बनी थी। नालंदा विश्वविद्यालय से प्रश्न कोई पूछा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, आपको पता ही होगा। दिल्ली का उपराज्यपाल पूछा गया था, तो श्री विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंश से संबंधित है। देखिए, अब भारत में मौलिक अधिकार 6 है ना, जो
मौलिक अधिकार हैं दोस्तों आपके भाग, ठीक है, 2 में शामिल हैं, और सॉरी भाग 3 में। मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 में शामिल है। भाग 2 में आपके नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता है, ये आप याद रखिएगा। भाग 2 में नागरिकता है जो 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक है। और जो भाग 3 है दोस्तों, संविधान का भाग 3 है, ठीक है, भाग 3 याद रखिए। भाग 3 दोस्तों इसमें आपका मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, ये यूएसए संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से संविधान से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार रूस के संविधान से लिए गए, सॉरी मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, ये आप तथ्य याद रखना है। ओके, फिर रिपीट कर रहे हैं। मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं भाग 4 के, ठीक है, भाग 4 के कामें हैं। और भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से लेकर के 51 तक। 51 अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है अनुच्छेद 51। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ये सारे तथ्य आप याद रखिए। और इसके बाद दोस्तों आपको बता रहे थे ना, जो मौलिक अधिकार यूएसए संविधान से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, ये पहले शुरुआत में जब संविधान बना था तो उस समय 7 थे। फिर बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है, जो अनुच्छेद 31 में था, ठीक है, इसको हटा करके अनुच्छेद 300 के काम में दोस्तों कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो ये तथ्य पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और दोस्तों उसी में जो आपका पहला, ठीक है, मौलिक अधिकार पहला समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार, तो उसी में दोस्तों आपके हैं, ठीक है, ये अस्पृश्यता का अंत आ जाता है समानता का अधिकार, क्योंकि 14 से लेकर के 18 तक है, और 14, ठीक है, जो 17 में है आपका अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का निषेध है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त के बारे में बता दें, इनको ये बीड़ा, इनके सिक्कों पर जो दिखाया गया है बीड़ा बजाते हुए इनको दिखाया गया है। इनका एक अभिलेख है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है दोस्तों, ठीक है, समुद्रगुप्त का। हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। ये परफेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, ये तथ्य आप याद रखिए। ओके। और जो आपका गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे, गुप्त वंश था ना, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, ठीक है, श्रीगुप्त। और इसके बाद जो वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। क्या नाम था उनका? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम के ही लड़के थे समुद्रगुप्त। इन्होंने आर्यावर्त के 9 राजाओं को, दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था। ऐसा पूछा जाता है एग्जाम प्रश्न। आगे चलते हैं, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग का जो अनुच्छेद पूछा गया था 324 में है। भारतीय निर्वाचन आयोग के समय जो अध्यक्ष हैं तो राजीव कुमार हैं, ठीक है। मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों इस समय राजीव कुमार हैं। 3 चुनाव मतलब उनके अलावा 3 सदस्य होते हैं, आपको पता ही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना कब की गई? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी दोस्तों। कहाँ की थी? मुंबई में की थी, ठीक है। बाद में 1877 में इसका जो मुख्यालय है लाहौर बना दिया जाता है। कहाँ बना दिया जाता है? लाहौर। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। नियमित जनगणना का अंतराल 10 वर्ष का है, आपको बता ही दे। प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। किसके समय में? आपको पता ही है, लिचिपन के समय में, जिन्हें स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है आपका चोल वंश था ना, चोल वंश भी स्थानीय सुशासन के लिए जाना जाता था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। राजेंद्र चोल, राजा राज प्रथम, ये सब। सिकंदर सानी किसे कहा जाता है? नहीं, पहले प्रधानमंत्री आवास को बदल करके इंदिरा, जो प्रधानमंत्री आवास दोस्तों पहले इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था। इस समय इसका नाम प्रधानमंत्री आवास कर दिया गया है। 1985 में इंदिरा गांधी आवास था, उसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास कर दिया गया है। सिकंदर सानी किसे, द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। इन्होंने बाजार नियंत्रण की प्रणाली अपनाई थी, ठीक है। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। घोड़े पर दागने की प्रथा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इनके समय एक
व्यक्ति थे जो मतलब जो 10 दिनारी कहा जाता था जिनको इन्होंने खरीदा था, उसका नाम क्या था आपको बताना है, आप याद कर लीजिएगा उसको, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। इन्होंने गुजरात का युद्ध काफ़ी युद्ध जीते थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत खतरनाक व्यक्ति था भाई। इसके बाद दोस्तों ए कृष्ण अय्यर शास्त्रीय नृत्य संबंधित थे। कौन से शास्त्रीय नृत्य? भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है दोस्तों, ये पूछा जाता है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल के नृत्य हैं, ठीक है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल के नृत्य है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ये प्रश्न उड़ीसा का नृत्य है। ये प्रश्न पूछे कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथकली हमने बता ही दिया। ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि जो मैग्नीशियन रिबन को जला करके जलाते हैं अगर, तो वो सफ़ेद रंग का हो जाता है। मासिक धर्म पर मनाया जाने वाला पर्व क्या था? ठीक है, मासिक धर्म पर मनाया जाने वाला पर्व का है रजो पर्व है दोस्तों, ये उड़ीसा में मनाया जाता है 14 जून को, ठीक है। जीडीपी किस पर आकलित की जाती है? तो उपभोग, सकल निवेश, सरकारी खर्च, आयात निर्यात लेकर के जीडीपी आंकी जाती है। ऐसा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ हुआ? तो 1923 में बॉम्बे में हुआ था। ये फैक्ट आप याद कर लीजिए, पूछा गया था, हो सकता है अगले चरणों में पूछा जाए। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफेन महोत्सव कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था 2022 का। ये प्रश्न पूछा गया है। 1883 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? ये जब मैच हुआ था, क्रिकेट मैच हुआ था, भारत ने जीता था विश्व कप 1883 का, आपको पता है। श्रीनाथ ने उन सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुआ था, 183 रन टोटल बने थे। और 2011 में भारत ने विश्व कप जो जीता था, उसमें सर्वाधिक रन गौतम गंभीर ने बनाए थे। श्रीलंका और भारत से के मध्य युद्ध हुआ था, भारत ने इस विश्व कप को जीता था, ठीक, ये फैक्ट पूछे जाते हैं। इसके बाद विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2019 की मेज़बानी दोहा में हुई थी, दोहा ने किया था। ये प्रश्न पूछा गया, कतर में है ये। इसके बाद दोस्तों पूछा गया, मतलब पूछा जा सकता है, हम अलग से बता रहे हैं आपको। 2022 में जो विश्व एथलेटिक कप की मेज़बानी मतलब किया था, इग्नी ओरेगन ने किया। और 23 में जो होगी दोस्तों बुडापेस्ट हंगरी में होगी, ठीक है, एथलेटिक्स कप। इसके बाद क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि स्वतंत्रता के समय कृषि पर निर्भरता मतलब कितना परसेंटेज था? तो आपका 72% कृषि पर निर्भरता स्वतंत्रता के समय थी, ठीक है। इस समय तो 49 के आसपास है, और भी कम ही होगा, ज़्यादा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ब्रिटेन से लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई, बहुत सारी चीज़ ब्रिटेन से ली गई हैं। चुनाव का तरीका यानी निर्वाचन मंडल आपका आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति का। राज्यपाल का पद आपका पता है ना, आयरलैंड से लिया गया है। महाभियोग दोस्तों, जो 61 अनुच्छेद में महाभियोग होता है ना राष्ट्रपति का, तो वो आपका अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों आपका यूएसए से लिया गया है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए 63 में है ना, अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 52 में दोस्तों आपका राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 53 में दोस्तों कहा गया कि भारतीय जो संघ, ठीक है ना, है वो मतलब जो है राष्ट्रपति पर नहीं थे, ऐसा कुछ कहा गया, आप देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़, हाँ, ऐसा प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है, संघ की शक्तियाँ जो है कार्यपालिका पर नहीं थे, ऐसा कुछ है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है, ठीक है, संघ की शक्तियाँ कार्यपालिका पर नहीं थे, देख लीजिएगा, याद नहीं हमको। इसके बाद जो है दोस्तों आपका पूछा जा सकता है कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से आपका नीति निश्चित तत्व लिए गए हैं, हमने बता दिया। मौलिक अधिकार आपका यूएसए, मौलिक कर्तव्य रूस, ठीक है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, ये फैक्ट आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आपात जर्मनी, ये सारी चीज़ें। राज्य की कार्यपालिका शक्ति आपके जो निहित है तो 154 अनुच्छेद ये में निहित है। और राज्य केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? अनुच्छेद, ठीक है ना, 53 के तहत जो है बताया गया है। ओके दोस्तों, हाँ, आपको बता ही देते हैं, देखिए याद आ गया हमको कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 53 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 53 के तहत दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि भारतीय, ठीक है ना, संघ की जो है केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति पर निहित है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पर निहित है, ठीक है। अनुच्छेद, ठीक है, 53 में ऐसी बात कही गई, ये आप याद रखना है आपको, ठीक है।
नाम मात्र की कार्यपालिका होती है राष्ट्रपति, आपको पता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा गया है, H2SO4 पूर्ण होता है। 3 तलाक कब हटाया गया? 22 अगस्त 2017 में। मुस्लिम विवाह महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इसे अवैध घोषित कर दिया गया है। कोई भी 3 तलाक नहीं बोल सकता है। इसके बाद जो है रेशम की तकनीकी मतलब पूछा गया था कि चीन में कितने वर्षों से थी, तो मतलब कितने वर्षों पूर्व थी, तो 7000 वर्षों पूर्व थी। काम के बदले भोजन योजना एक प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी प्रश्न था, तो 1977, 78 और 80 के बीच में दोस्तों प्रारंभ की गई थी। बाद में इसका नाम बदल करके कर दिया जाता है 6वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ठीक है। और टेक कॉन्क्लेव उद्घाटन किसने किया? तो अश्विनी वैष्णव ने किया। 2022 में सूचना संचार मंत्री हैं ये इस समय। ये सारे तथ्य हैं। अब देखिए आपको याद क्या करना है, आपको बता देते हैं। देखिए आप लूसेंट उठाइए, लूसेंट लीजिए और जितना विविध है विविध आप पढ़ डालिए। पहली बात, विविध में सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। सारी चीज़ें का मतलब ये है शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य जितने भी हुए हैं कहाँ पर होते हैं, उनसे कौन सा व्यक्ति समझ, जैसे कि आपकी एक हैं ये जो पूछा बहुत फेमस है, जैसे कि आपके तबला वादक कौन थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। यामिनी गौतम से प्रश्न पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है, तो आपकी यामिनी गौतम ये शायद हाँ यामिनी कृष्णमूर्ति से पूछा जाता है कभी कभी किससे संबंधित है, कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। तो ये भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से संबंधित है दोस्तों। यामिनी कृष्णमूर्ति आप याद कर लीजिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत फेमस है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो हमने सारे नृत्य बता दिए। मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली भी केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का है, उड़ीसी से समझ में आ ही रहा है। तो ये आप एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको ये भी याद कर लेना है वादक वाले, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पंडित रविशंकर दोस्तों सितार वादक थे, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पंडित रविशंकर को पढ़ लीजिए, सितार वादक थे। और तबला वादक हमने अभी बताया तो जाकिर हुसैन थे। वो क्या नाम था उनका? जाकिर हुसैन। इनसे प्रश्न बन सकता है। तो मतलब ये जो विविध वाले हैं ना चैप्टर, इनको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इनसे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, पूछे जा रहे हैं। हरिप्रसाद कौश चौरसिया बांसुरी वादक थे, आपको पता ही होगा ये सब, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार, और बाकी एनालिसिस हम लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और ये जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका पूरा ज़रूर देखा करें एक बार। जो भी वीडियो हो हमारा पूरा देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हम एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न बताते हैं, उसको आंसर भी देते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, आई हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए।